सुप्रभात। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार से भी आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। रिश्तों को मजबूती देने आज दिल्ली पहुंचेंगी प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगी शिखर वार्ता। कई करार होने की उम्मीद। रवाना होने से पहले भारत को बताया टेस्टेड फ्रेंड। नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख शीर्ष नेतृत्व के साथ रक्षा संबंधों की मजबूती पर करेंगे चर्चा। नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से होंगे सम्मानित। बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का कानून, केंद्र सरकार लाएगी आदर्श जेल अधिनियम। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा जेल में हर कैदी स्वभाव से अपराधी नहीं होता। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज। विश्वास प्रस्ताव लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। बीजेपी ने विधायकों संग तैयार की रणनीति। और शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। प्रधानमंत्री भी शिक्षकों से करेंगे संवाद। और अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगी। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा की जा सकती है। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को होने वाली वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच कुशियारा नदी के जल के अंतरिम बंटवारे समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। शेख हसीना के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन, वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान और प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार मशीउर AKM रहमान शामिल होंगे। 8 सितंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। हसीना का गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने का भी कार्यक्रम है। शेख हसीना ने पिछली बार अक्टूबर 2019 में दिल्ली की यात्रा की थी। I want development of my country, and as because India is our just next door neighbor, we have very good relationship. We had many bilateral, many problems is true, but we solved many problems. You know that sharing of Ganges water, then our land boundary, maritime boundary. Then we had refugee in India for 2 decades. I brought them back. थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल के दौरे पर हैं। 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर वो कल काठमांडू पहुंचे। नेपाल के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कर्की ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर जनरल पांडे की अगवानी की। वो नेपाल के शीर्ष सैन्य और असैन्य नेतृत्व के साथ दोनों पड़ोसियों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। जनरल मनोज पांडे इस यात्रा में राष्ट्रपति भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात करेंगे। वो नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा से व्यापक चर्चा के साथ ही नेपाल के वरिष्ठ सैन्य और असैन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जनरल मनोज पांडे को इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अपने आधिकारिक आवास शीतल निवास में एक समारोह में नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार अगले 6 महीने में ब्रिटिश कालीन कानून में संशोधन कर आदर्श जेल अधिनियम लाएगी, जिसके लिए राज्य सरकारों के साथ विस्तृत चर्चा चल रही है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से 2016 में केंद्र की तरफ से लाई गई आदर्श जेल नियमावली को तत्काल अपनाने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि जेलों के संबंध में हमारे विचारों के पुनर्मूल्यांकन और जेल सुधारों को आगे ले जाने की जरूरत है। अहमदाबाद में 6ठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि केवल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ये नियमावली अपनाई है। जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है, जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है,
वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों विदेश मंत्रियों की वार्ता के केंद्र में द्विपक्षीय सहयोग और ईरान परमाणु समझौता रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर चर्चा हुई। वार्ता में ईरान परमाणु समझौता का मुद्दा भी उठा। JCPOA को आमतौर पर ईरान परमाणु समझौता के तौर पर जाना जाता है। ये समझौता ईरान और यूरोपीय संघ सहित विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुआ था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 10 सितंबर तक अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की यात्रा पर रहेंगे। यहां वो भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन और भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा की मंत्रिस्तरीय बैठक में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीयूष गोयल भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी, व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार जगत के प्रसिद्ध व्यक्तियों और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। IPEF मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव, USTR और IPEF के अन्य सहयोगी देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रवासी भारतीयों, उद्यम पूंजीपतियों और शिक्षाविदों सहित स्टार्टअप समुदाय के साथ बातचीत करेंगे ताकि भारतीय और अमेरिकी व्यापारिक समुदायों के बीच मौजूदा व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाया जा सके। झारखंड में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सोरेन सरकार विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए सत्ताधारी यूपीए के सभी विधायकों को रविवार शाम को ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से झारखंड वापस बुला लिया गया था, जिन्हें रांची के सर्किट हाउस में रखा गया है। इन विधायकों के साथ रविवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक भी की। हेमंत सोरेन सरकार को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 81 सदस्यीय सदन में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 18 और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इस दौरान उनके निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। महंगाई पर हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी ने कहा कि अब विपक्ष के पास जनता के पास जाने और सीधा संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला। रामलीला मैदान में हुई इस रैली में कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भाषण अपरिपक्व था। एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। कि कांग्रेस पार्टी एक अलग जीएसटी लाना चाहती थी, हम एक अलग जीएसटी लाना चाहते थे। वो जीएसटी भी अलग लाना चाहते थे, वो राफेल भी अलग लाना चाहते थे, वो INS विक्रांत भी अलग कमीशन करना चाहते थे, वो हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बॉर्डर में भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। मगर 70 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद ये सब केवल वो चाहते थे। कल कांग्रेस से छोड़ चुके दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी नई पार्टी के नाम की घोषणा जम्मू कश्मीर के लोगों और नेताओं से मशविरा करने के बाद की जाएगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते उनका संघर्ष उनकी आखिरी सांस तक जारी रहेगा। उन्होंने समृद्धि और विकास की खातिर नफरत की दीवार को गिराने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में से ज्यादातर ने उनके समर्थन में स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है।
ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये एसएमएस से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने के साथ 2012 में भारतीय उद्योग जगत में अचानक से उभरे साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर जिले में रविवार को हुई एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। वो 54 साल के थे। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब मिस्त्री की लग्जरी कार मुंबई से सटे पालघर जिले में एक डिवाइडर से टकरा गई। उस समय मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। हादसा सूर्या नदी पर बने पुल पर हुआ। हादसे में मिस्त्री और जहांगीर पंडोले नामक एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले मिस्त्री और जहांगीर पंडोले के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कासा ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उन्होंने राज्य पुलिस से सड़क दुर्घटना की विस्तृत जांच करने को कहा है। वहीं पंजाब के मोहाली जिले में फेज 8 स्थित दशहरा मैदान में एक ऊंचा झूला टूटकर गिर जाने से 2 बच्चों समेत 16 अन्य लोग घायल हो गए। मोहाली में मेले के दौरान 50 फीट ऊपर से डॉफ टावर झूला अचानक गिर गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 16 लोग घायल हो गए। झूला महज 3 सेकंड में 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा। इसमें 30 लोग सवार थे। सभी घायलों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ड्रॉप टावर झूले के हाइड्रोलिक के तार टूटने से नीचे गिरा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, जिसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद, और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब नजर आज की कुछ अन्य अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैसटेक मिलान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली जाएंगे। उनके साथ सरकारी और व्यापारिक शिष्टमंडल भी जा रहा है। गैसटेक तरल प्राकृतिक गैस LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। हैदराबाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना को केंद्रीय कोष से उनका उचित हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संग्रह संशोधन को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की आज बैठक होगी। बैठक में सभी बड़े दलों के नेता शामिल होंगे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज निजामाबाद जिले के लोगों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर का उद्घाटन करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों को लाभान्वित करने के लिए कई शोध परियोजनाओं की घोषणा करेगा। राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कुपोषण के खिलाफ महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की और जन भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत उत्तर प्रदेश में पोषण सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मणिपुर में जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए 5 विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। ये विधायक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल की 25 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रूस में अमेरिका के राजदूत जॉन सुलिवन करीब 3 साल तक इस पद पर सेवाएं देने के बाद सरकारी सेवा में अपने लंबे करियर से सेवानिवृत्त हो गए। सुलिवन ऐसे समय में सेवा मुक्त हुए हैं जब यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण पैदा हुआ गंभीर खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्मगुरुओं से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें भ्रम दूर करने और जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। दधीचि देहदान समिति की तरफ से आयोजित अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत के मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अंगदान को एक संवेदनशील मुद्दा बताया। साथ ही अंगदान के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर मीडिया को लोगों को भ्रम दूर करने और जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। On this occasion, I appeal to our religious leaders. They have to play on front foot with straight bat to dispel whatever doubts the people can entertain about this great sublime gesture that helps the other person to live his or her life to the fullest level, and nothing can be more vital to humanity than this. आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में 46 शिक्षकों को 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। शिक्षकों का चयन 3 चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। ये पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के विजेताओं से बातचीत करेंगे। और अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान में भारी बारिश और उत्तरी पहाड़ों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से आई बाढ़ में अब तक लगभग 1300 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बाढ़ के कारण देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न है। 3.3 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। पाकिस्तान की पहले से ही चरमराती अर्थव्यवस्था को 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण 5063 किलोमीटर तक सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस 9 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात ने पिछले 1 दशक में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा कोई खेल नहीं बचा है जिसके लिए गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात ने ये मुकाम हासिल किया है।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के करीब बनने वाली स्पोर्ट्स सिटी अहमदाबाद को शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और स्पोर्ट्स सिटी रखने वाला शहर बना देगी। कार्यक्रम में खेलों के गान और शुभंकर के साथ वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया गया। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 7,000 खिलाड़ियों के 36 प्रतियोगिताओं में भाग लेने की उम्मीद है। आज देश और दुनिया के नक्शे पर खेल की दुनिया में गुजरात अपना प्रमुख स्थान अंकित कर चुका है और मुझे भरोसा है कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल यहां पर होने जा रहे हैं उसमें भी गुजरात अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। हफ्ते में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर रविवार को टक्कर देखने को मिली। इस बार पाकिस्तान मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने भारत को एशिया कप सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 182 रन बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। अब मंगलवार को भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ होगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 5 सितंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 5 सितंबर वर्ष 1962 को भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। इसी बरस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1888 में आंध्र प्रदेश की तिरुतानी नामक शहर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। आज के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से नवाजा गया। 5 सितंबर वर्ष 1959 में ब्रिटेन में सार्वजनिक कॉल बॉक्स से पहली बार ट्रंक कॉल डायलिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। ये प्रणाली थी एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायल तकनीक। ब्रिस्टल में डिप्टी लॉर्ड मेयर ने खुद नंबर डायल करते हुए लंदन के लॉर्ड मेयर को फोन किया था। इससे पूर्व दिसंबर 1958 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिस्टल से एडिनबर्ग फोन करके इसे लॉन्च किया था।